हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। मैंने अपने चैनल में एक दो ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो फ्यूचरिस्टिक है और ये भी फ्यूचरिस्टिक है जो कि सच होगा आने वाले टाइम्स में। बाय द टाइम 2026 आपको ये देखने को भी मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है इंटरनेट से, और इंटरनेट से हम सब कनेक्टेड है। 4G 5G अभी तक हम लोग का ब्रेन ना उसी में घूम रहा था, लेकिन अभी एक बिल्कुल ही नए किस्म का इंटरनेट आने वाला है जो कि स्पेस से डायरेक्टली आएगा और इसका नाम है स्टारलिंक। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द गिफ्ट ऑफ द फ्यूचर। इसीलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे दबा दीजिए। तो लेट्स गो। 4G तो आपने यूज़ किया ही होगा। 5G के फ़ोन्स मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। भले बात अलग है कि इंडिया में 5G सिस्टम आया नहीं है, टेक्नोलॉजी आई नहीं है, टावर्स आए नहीं है, लेकिन 5G के फ़ोन्स मार्केट में काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं और काफ़ी हिट भी हैं। वी शुड बी होपफुल, आने वाले 2 साल में 5G टेक्नोलॉजी अच्छे से इंडिया में आ जाएगी। डिजिटल इंडिया को तो हमें कारगर करना ही है, तो फिर ये आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। बट एक न्यू किस्म का जो इंटरनेट सर्विस आया है यूएसए से, वो है स्टारलिंक। अब ये स्टारलिंक क्या है, कौन इसके पीछे है क्या नहीं है, ये सब मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टारलिंक एक्चुअली में है क्या। तो स्टारलिंक एक्चुअली एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस जो सीधा स्पेस से आ रहा है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे है दुनिया के सबसे अमेजिंग और सबसे ज़्यादा अमीर इंसान जो कि है इलॉन मस्क। अब सब लोग एक इमेज बना के रखे थे उनका कि वो बिल्कुल एक्सेंट्रिक है, सनकी है और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं करते, ऐसे ऐसे बिजनेस में हाथ डालते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। पर मानना पड़ेगा कि जब से इलॉन मस्क जिस कंपनी में उन्होंने हाथ दिया है ना, सब बिल्कुल हिट हो गए हैं। तो ही डज हैव मेड अस टच टू हिम। और जहाँ वो अपना फोकस जहाँ डालते हैं ना, वो कंपनी हिट करती है। भले वो हम बोले स्पेस एक्स है या हम बोले टेस्ला। आपको बता देती हूँ, स्पेस एक्स ने जो रॉकेट्स बनाए हैं वो डायरेक्ट टक्कर दे दिए हैं एज ओल्ड नासा को। और टेस्ला कार्स के बारे में हम लोग सुनते थे कि हाँ टेस्ला कार है। टेस्ला ने तो एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हिला दिया है। और स्टारलिंक जो है, मैं पक्का बता रही हूँ, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स लोगों को पूरी तरीके से झंझोड़ देगा। और स्टारलिंक बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने ये लिया है। देखिए, हम इमेजिन करते हैं, हम सब जो हम लोग शहर के लोग हैं तो हमें तो नेट आसानी से मिल जाता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो बिहार में रहते हैं, जो हिमालयस में रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो डिजर्ट्स में रहते हैं, क्या उनको मिलता है अच्छे से नेट? 5 Mbps का नेट अगर मिल जाए तो उन लोग तो खुशी से कूदने लग जाए। लेकिन हमको वहीं पे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और नेट स्पीड मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आया है स्टारलिंक का, और ये स्टारलिंक अर्थ के हर कोने को कवर करेगा। बेसिकली ये क्या है कि अर्थ के ऑर्बिट में ये बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़ने वाला है। अभी 1000 सैटेलाइट्स छोड़े जा चुके हैं, तकरीबन 1600 सैटेलाइट्स छोड़े जा चुके हैं एंड 40,000 सैटेलाइट्स और भी भेजे जाने के प्लान्स है, जो कि इंप्लीमेंट हो जाएगा बाय द टाइम 2026 होने वाला है पूरे के पूरा। एक्चुअली क्या क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि हमें कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स क्रिएट करना है ताकि टोटल ये स्टारलिंक पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाए। अब ये सब तो ना सपने जैसा लग रहा है कि मतलब इतने सारे सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के ऑर्बिट में हैं और फिर हम सोचेंगे कि जो पहले से सैटेलाइट्स थे उनका क्या होगा, प्लेन जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कई देश ऐसे हैं जो एक सैटेलाइट भी स्पेस में पहुँचा नहीं पाए हैं। तो आप सोचिए कि 40,000 सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में भेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर इलॉन मस्क ने दावा कर दिया है कि लगभग 42,000 सैटेलाइट्स वो ऑर्बिट में भेज देंगे, अर्थ के ऑर्बिट में भेज देंगे। कई लोग होपफुल हैं, कई लोग चाहते हैं कि ऐसा, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें अच्छी नेट कनेक्टिविटी मिलेगी, हमें जियो या एयरटेल इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। मोस्टली हम जो कॉमन लोग हैं हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है पता है? क्या होता है कि हर एक जगह पे हम इंटरनेट सर्विस क्यों प्रोवाइड नहीं करवा पाते? यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे ब्रॉडबैंड कंपनीज हैं जो
केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर ये सब लगाने का झंझट नहीं लेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शहरों को पकड़ती है और वहाँ पे टावर्स प्लेसमेंट हो जाते हैं, लोग यूज़ कर लेते हैं, वहाँ से आमदनी आ जाती है। पर उन लोगों का क्या जो गांव साइड में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक्चुअली स्टारलिंक बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा। अभी का जो स्पेस इंटरनेट है बिल्कुल फालतू है, पर स्टारलिंक वुड बी अ गेम चेंजर। जो मौजूदा प्रॉब्लम्स है वो क्या है, देखिए 2 मेन रीजंस है। एक, हमारे जो मौजूदा सैटेलाइट्स है जो अभी करेंटली एक्टिव है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से 36,000 किलोमीटर दूर है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम देगा सिग्नल को रीच करने में। इसीलिए यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी प्रॉब्लम होती है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, आपने न्यूज़ रूम में देखा होगा कि एक न्यूज़ एंकर न्यूज़ रूम में बैठा रहता है और एक न्यूज़ रिपोर्टर फील्ड में रहता है। तो जब न्यूज़ रिपोर्टर उससे क्वेश्चन पूछता है तो फील्ड वाला जो आदमी है देर से उसे सुन पाता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि दोनों के बीच में लेटेंसी है, एक टाइम गैप है। अब स्टारलिंक की जो लेटेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि स्टारलिंक का डिस्टेंस ही कम है। स्टारलिंक 550 किलोमीटर ही ऊपर है हमारे अर्थ सरफेस से, और जो मौजूदा सैटेलाइट है उनकी लेटेंसी रेट कितनी है पता है आपको, वो है 638 मिली सेकेंड्स, और स्टारलिंक की जो लेटेंसी रेट है वो है 20 मिली सेकेंड्स। तो 20 मिली सेकेंड्स और 638 मिली सेकेंड्स में तो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको वाउसिंग स्पीड जो आपकी भी होगी ना बहुत फास्ट होगी, और आपको लगेगा कि मक्खन जैसा चल रहा है फोन। सेकेंड रीजन ये है कि हमारे जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हमारे ऑर्बिट में घूम रहे हैं सब जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और संख्या में भी कम है, और 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। लेकिन स्टारलिंक में ऐसा नहीं है। स्टारलिंक इज फोकसिंग ऑन कॉलोनाइजेशन, मतलब बहुत सारे स्टारलिंक के सैटेलाइट्स होंगे जो लेजर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और जो डेटा ट्रांसफर होगा ना वो एट द स्पीड ऑफ लाइट होने वाला है। तो आप सोचिए कि अगर 2 सैटेलाइट्स के बीच में इतना ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है, तो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में कितना अच्छा नेट स्पीड पकड़ेगा। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। इलॉन मस्क ने दावा किया है कि आने वाले टाइम्स में इसका दाम बहुत कम हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। करेक्ट आंसर इज, डायरेक्ट आंसर इज नहीं। क्यों नहीं? देखिए, स्टारलिंक मेजरली फोकस करता है रिमोट एरियाज के लिए। हमारे पास तो ऑलरेडी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास, लेकिन स्टारलिंक का जो एक्चुअल नीड है ना वो रिमोट एरियाज के लिए। ये हमें तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक 42,000 स्टारलिंक के सैटेलाइट्स एक्टिवली, ऑपरेशनली पूरी तरीके से अर्थ के ऑर्बिट को सराउंड नहीं कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो स्पीड होगा स्टारलिंक के सैटेलाइट्स का, मतलब जो नेट स्पीड होगा वो लगभग 150 Mbps के आसपास ही रहेगा कुछ सालों तक। क्योंकि स्टारलिंक अभी फॉर्मेटिव फेज में है। और हमें कितनी स्पीड मिलती है ब्रॉडबैंड में, तो हमें 300 से लेकर 500 Mbps की स्पीड मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है, और हमें इतनी ही नीड है। तो बड़े बड़े शहरों में स्टारलिंक की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे शहर होते हैं, स्पेशली सबर्ब्स जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पे स्टारलिंक की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और काफ़ी हिट होगा, क्योंकि वहाँ पर तो 5 Mbps की जो नेट स्पीड जो मिलती है, जो स्पीड गांव और छोटे शहरों में नेट स्पीड होता है 5 से 20 Mbps की जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। जहाँ जहाँ नेट स्पीड 50 Mbps से कम है उनके लिए स्टारलिंक फ़ायदेमंद ही होगा। अभी आप ही देख लो कि आपके मोबाइल में कौन सा स्पीड चल रहा है। स्टारलिंक की जो करंट सिनेरियो है तो ये है कि 1400 सैटेलाइट्स अभी अर्थ के ऑर्बिट में भेजे जा चुके हैं, एंड 40,000 और भी भेजे जाने हैं। अभी यूएसए कनाडा के बॉर्डर में इन्हें भेजा जा चुका है, और 1 लाख एक्टिव यूजर्स है स्टारलिंक के। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। स्टारलिंक जो है रिमोट प्लेसेस पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। एक्चुअली क्या है, स्टारलिंक को ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शंस अगर आएंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए स्टारलिंक ऐसी जगहों में बहुत अच्छे से वर्क करता है जहाँ डायरेक्ट सिग्नल की कनेक्टिविटी हो। एक्चुअली स्टारलिंक के डिस्क को पूरा क्लियर स्काई चाहिए ताकि वो सिग्नल को रिसीव कर पाए सैटेलाइट से। अभी माना जाए तो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस फॉर्मेटिव स्टेज में है, कॉन्सेप्ट स्टेज में है, 3.33% अभी हुआ है, लेकिन ये अपने कॉन्सेप्ट और अपने टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन जब तक हम इसको
फुल फ्लेज फॉर्म में नहीं देखेंगे तब तो हमें यकीन ही नहीं होगा कि कितनी अच्छी चीज़ है। देखिए, ऐसा तो लग रहा है कि हम लोग स्टार वॉर्स में एंटर कर चुके हैं, हम लोग बिल्कुल फ्यूचर में देख चुके हैं। एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में यही बोला था, दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर बाय इलॉन मस्क। तो हाँ, ये गिफ्ट ऑफ फ्यूचर है, लेकिन अगर हम इस गिफ्ट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें तब। लेकिन स्टारलिंक के बारे में जब हम लोग ये सब इतनी अच्छी अच्छी बातें तो मैंने बोली, लेकिन स्टारलिंक को लेके भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और वो क्या है ये आगे आप सुनिए। तो सबसे पहले दिक्कत की बात करते हैं ये कि 42,000 अगर सैटेलाइट स्पेस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा धक्का मुक्की का तो आसार दिखता ही है यहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ, इतना सारा जैमिंग जो होता है, क्योंकि ऑलरेडी करेंटली 8,000 सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोलिजन और एक्सीडेंट्स का चांसेस तो हो ही जाता है। लेकिन स्टारलिंक में एक सिस्टम ये है कि स्टारलिंक ट्रैक कर सकता है कि अगर कोई सैटेलाइट उसके पास में आता है तो वो अपने आप अपना एरिया ऑफ फील्ड चेंज कर देगा ताकि कोलिजन हो ही ना। तो ये एक अच्छी बात है कि ये प्रिकॉशन के हिसाब से चलता है। फिर दिक्कत आ सकती है एस्ट्रोनॉमर्स को नाइट स्काई में बड़े बड़े स्टार्स को देखना और न्यू न्यू डिस्कवरीज करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब वो बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखते हैं तो स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स हैं ना, ब्राइट स्पॉट्स जैसे दिखते हैं, तो शायद उनको भी दिक्कत आ सकती है। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जाऊँगी, पर मेरे हिसाब से कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको भी आएगी। फिर आते हैं कि स्टारलिंक कैसे टेम्परेचर में काम करता है। अब स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स है वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में एक्चुअली घूम रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा तूफान, स्टॉर्मी वेदर हुआ तो हाँ, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ सकती है। पर वहीं पे अगर टेम्परेचर कोल्ड हुआ तो डिश ऐसा बना हुआ है कि उसकी हीट इतनी ज़्यादा है कि आइस भी पिघला सकती है। पर अगर हीट बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री से ज़्यादा हुआ, तो कहीं ना कहीं स्टारलिंक के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं स्टारलिंक शायद डेजर्ट एरिया में काम ठीक से ना करे जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। अब स्टारलिंक इतना ज़्यादा, वैसे तो स्टारलिंक भी एक मशीन ही है, एक डिवाइस ही है, हम क्यों इतना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देखिए, ये कोई डिश टीवी या टाटा स्काई का डिश से सेटअप जैसा नहीं है कि हम वैसे ऐसा लगा दिया और टीवी आना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसका डिश और इसका राउटर काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो राउटर है ना, ये एक छोटा मोटा पीसी जैसा है, और डिश जो है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एंटीनास हैं और सेंसर्स लगे हुए हैं जो हमेशा, मतलब 24 आवर्स सिर्फ ये देखते रहते हैं कि कहाँ स्टारलिंक का सैटेलाइट जो हमारे स्पेस में घूम रहा है, कहाँ उसको ट्रेस एंड ट्रैक करे ताकि हमें बेस्ट सिग्नल मिले। फिर दिक्कत आती है स्पेस जैमिंग की। स्पेस जैमिंग मतलब इतने सारे सैटेलाइट्स जब एक साथ आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सैटेलाइट बहुत देर तक काम करते करते अचानक से ख़राब हो जाए, तो क्या होगा। तो इसके अंदर एक सिस्टम बनाया गया है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग सेटअप की गई है कि जहाँ पे सैटेलाइट, स्टारलिंक का सैटेलाइट अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे आ जाएगा। इसमें ऐसा है कि जब सैटेलाइट अपना काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा और जब वो एबल नहीं होगा अपने काम को कंप्लीट करने के, तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर, क्योंकि हमेशा ये जितने भी सैटेलाइट्स है सब मॉनिटर्ड होंगे, तो अगर कोई सैटेलाइट ठीक से काम नहीं करेगा तो हेडक्वार्टर के थ्रू उसको सिग्नल दिया जाएगा कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, और कोई भी डेब्रीज हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस जंग की भी कोई चांसेस नहीं है। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं यहाँ बात करती हूँ। देखिए, एलन मस्क ने अभी तक जहाँ भी हाथ दिया वो तो हिट रहे हैं, हीरो ही रहे हैं वो, और ये वाला जो इनका वेंचर है ये भी बहुत ज़्यादा हिट होगा। पर ये बहुत बड़ा कंपटीशन दे देगा किनको, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स को। साथ ही साथ अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने से लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब स्टारलिंक आ जाएगा तो हमें ग्राउंड बेस्ड सपोर्ट की तो कोई नीड ही नहीं रहेगी, मतलब कोई टावर की नीड नहीं, कोई केबल की नीड नहीं, कोई ऑप्टिकल फाइबर की नीड नहीं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो जाती है नेट के लिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो भी बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक नेशनल सिक्योरिटी वाली भी बात आती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शायद बहुत सारी चीज़ों से अग्री ना करे, बहुत सारे जगहों पर प्रोटोकॉल्स लगाए जाए, लाइसेंस की बात की जाए, तो स्टारलिंक को लेके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मैं एंड करूँ तो मुझे लगता है स्टारलिंक हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी नेट के ऊपर। लेकिन स्टारलिंक को आने में अभी काफ़ी टाइम है, और स्टारलिंक से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हमें पता नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।
मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।